ये कहानी पूरी तरह से कल्पना यानी इमेजिनेशन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समाज, धर्म या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा रहा? उसके चेहरे के भाव देखकर हरीश रावत का दिल जोर से धड़क रहा था और उसके दिमाग में एक अशुभ पूर्वाभास कौंध रहा था। यहाँ 4 छात्र हैं जिन्होंने उसे अपना शिक्षक माना है। ये उनके नाम हैं, उनकी निजी जानकारी है। निधि झा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अब भी उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है। क्या वे 4 छात्र अंधे हैं? बुद्ध अकेडमी के इतने सारे शिक्षकों में से उन्होंने एक ऐसे शिक्षक को क्यों चुनना पड़ा जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए? एक ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ भी नहीं आता। मुझे देखने दो, चलो ये सुनिश्चित करते हैं कि उसे कोई विकलांग और नेत्रहीन छात्र ना मिले जिन्हें कभी भी निष्कासित किया जा सकता है। हरीश रावत नामों की सूची पकड़ लेता है। बाकी 2 शिक्षक जल्दी से उसे घेर लेते हैं। ऐसे कई शिक्षक हैं जो अपने छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ अयोग्य छात्रों को भर्ती करते हैं। इन लोगों को कभी भी निष्कासित किया जा सकता है। अगर उन्हें अभी अकादमी में रखा भी जाए तो शायद वे कुछ महीनों से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। हरीश रावत की राय में रोहित सिंह जैसे व्यक्ति जो सबसे निचले पायदान पर हैं, अगर वे छात्रों की भर्ती करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो वे सिर्फ सबसे घटिया छात्रों को ही भर्ती कर पाएंगे जिन्हें कोई नहीं चाहता। सिर्फ नंबर भरने के लिए इस तरह के छात्रों को स्वीकार करना शिक्षक को गर्व नहीं बल्कि शर्मिंदगी देता है। रिद्धि शर्मा एक लड़की, नाम से तो कुछ खास नहीं लगता। शायद प्रवेश परीक्षा में सबसे खराब नंबर लाने वाली छात्राओं में से एक है। नाम सूची में पहला नाम देखकर हरीश रावत घृणा से हंसते हैं। बुद्ध अकादमी ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी प्रवेश ले सकता है। अगर कोई दाखिला लेना चाहता है तो पहले उसे प्रवेश परीक्षा देनी होगी। फिर छात्रों को उनके परिणामों के आधार पर रैंक दी जाएगी और जो पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करेंगे उन्हें स्वीकार किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में पहले कुछ नंबर लाने वाले छात्र ज्यादा अच्छे शिक्षकों के निशाने पर होते हैं। इस अकेडमी में हर कोई मशहूर है और उनमें से किसी में भी रिद्धि शर्मा नाम की कोई छात्रा नजर नहीं आती। हरीश गुरु, देखते रहिए। हरीश रावत अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते, उन्हें बगल में बैठे एक शिक्षक की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। क्यों? क्या वो मेरे वर्णन से भी बदतर हो सकती है? एक ठंडी हंसी के साथ हरीश रावत सूची को नीचे की ओर देखते रहते हैं। एक नज़र में ही उनकी आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वो रिद्धि शर्मा के नाम के नीचे दी गई विस्तृत जानकारी पढ़ते हैं। प्रवेश परीक्षा में 67th रैंक, ऋषभ शर्मा की छोटी बहन, एक बुजुर्ग की शिष्या और त्यांजुआन शहर के 4 महान परिवारों में से एक की युवा मालकिन, शामरा परिवार की युवा मालकिन ऋषभ शर्मा की छोटी बहन। हरीश रावत आश्चर्य से हाँफते हैं। कल्कि साम्राज्य में 4 महान परिवार हैं और शामरा परिवार उनमें से एक है। इतने प्रतिष्ठित परिवार की युवा मालकिन उस व्यक्ति को अपना गुरु मानती है जिसे शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक मिले थे। क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? क्या ऐसी शख्सियत राम प्रकाश या सौरभ शर्मा को नहीं मिलनी चाहिए? अगर उसका परिवार ही उसमें डर पैदा करता है तो उसे निराशा में डालने वाला तो रिद्धि शर्मा का बड़ा भाई ऋषभ शर्मा ही है। वह अकेडमी में 2 बैच पहले नामांकित था और नामांकन के बाद से उसने वार्षिक व्यापक मूल्यांकन में हमेशा शीर्ष 10वें स्थान प्राप्त किया है। इस साल अकेडमी के एक बुजुर्ग ने उस पर अपनी नज़र डाली और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगर बड़े भाई में इतनी प्रतिभा है तो छोटी बहन कितनी बुरी हो सकती है? एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि, प्रतिभा और एक अच्छे भाई के होते हुए भी उसने इस व्यक्ति को अपना गुरु मानने का फैसला किया। मेरी आंखें अंधी हो रही होंगी कि उसने ये गलती कर दी। हरीश रावत को अपने आसपास बिजली कड़कती हुई सुनाई दे रही थी और वो बेहोश होने के कगार पर था। नीचे वालों को देखो। जैसे ही वो अविश्वास से कांप रहा था, एक और शिक्षक कांपती हुई आवाज में चिल्लाया। शायद उसने अपनी सारी किस्मत रिद्धि शर्मा को दाखिला दिलाने में लगा दी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी और भी अद्भुत व्यक्ति को दाखिला करवा पाएगा। दांत पीसते हुए हरीश रावत नीचे की ओर देखते रहे। जब उसकी नज़र उस नाम पर पड़ी तो उसका पूरा शरीर फिर से अकड़ गया और उसे लगा कि उसके सामने का दृश्य अंधेरा हो रहा है। जोया मलिक, वही जोया मलिक जो प्रवेश परीक्षा में 7वें स्थान पर आई है, आदर्श नगर के नगर पति की बेटी। हरीश रावत को लग रहा था कि अब उसकी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। उसने बस इतना कहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित सिंह उससे भी ज्यादा शानदार छात्र की भर्ती कर पाएगा, और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर पाएगा। इतना ही नहीं, वह एक लोकप्रिय छात्र है जिसके लिए अनगिनत शिक्षक पागल हो जाएंगे।
उसने इस अकेडमी में दाखिला लेने से पहले ही इस जोया मलिक के बारे में सुना था। वह आदर्श नगर की नगरपति की बेटी है और न सिर्फ सुंदर है बल्कि अद्भुत प्रतिभा की धनी है। इस तरह की प्रतिभा के लिए टॉप स्थान पाने वाले शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। वह ऐसे घटिया व्यक्ति को क्यों स्वीकार करेगी? नामुमकिन, ये नामुमकिन है। वह अपनी भावनाओं को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करता है। नीचे देखते हुए उसे सुमेर राठौर और शक्ति भाटी के नाम दिखाई देते हैं। दोनों भले ही ज्यादा मशहूर न हों, लेकिन प्रवेश परीक्षाओं में उनकी रैंकिंग कम नहीं है। वे पहले 100 में आते हैं। खासतौर पर शक्ति भाटी, कहा जाता है कि वो भाला चलाने में माहिर है। परीक्षा की सीमाओं के कारण वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाया, जिससे उसकी रैंकिंग पिछड़ गई। अगर उसे भाला चलाने की अनुमति मिल जाए तो शायद वह टॉप 20 में भी आ सकता है। सूची में 4 लोगों के नाम बार बार देखकर हरीश रावत और बाकी शिक्षक मानो पागल हो रहे हैं। ये अतार्किक है। तुमने अपना शिक्षक बनाने के लिए तुमने जरूर कोई छल किया होगा। हालांकि उन्होंने तुम्हें अपना शिक्षक माना है, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम कौन हो। जैसे ही उन्हें पता चलेगा वे तुम्हारी पढ़ाई छोड़ देंगे। अचानक से हरीश रावत एक क्रूर भाव से चीख पड़े। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाले शिक्षक को ऐसी उत्कृष्ट छात्रों को भर्ती करने का क्या अधिकार है? उसने जरूर कोई घिनौना तरीका अपनाया होगा जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। जैसे ही इन तरीकों का पता चलेगा, ये छात्र गुस्से में उसे छोड़ देंगे। कहने का मतलब यह है कि हालांकि ये सच है कि उसके 4 छात्र हैं, ये छात्र शायद ज्यादा समय तक उसका साथ नहीं देंगे। वे कुछ ही समय में उसकी कक्षाओं से हट जाएंगे। वे मेरी कक्षाओं से हटे या नहीं, ये तुम्हारी समस्या नहीं है। हमने जो शर्त लगाई थी वो ये थी कि क्या मेरे पास अभी छात्र हैं। अब जबकि आप सभी ने पुष्टि कर ली है कि मेरे पास 4 छात्र हैं, तो क्या हमें अपनी शर्त की शर्तें पूरी नहीं करनी चाहिए? रोहित सिंह शांति से कहता है, इस वन्य रूपी चौकड़ी से परेशान नहीं होना चाहिए जिनका दिमाग इधर उधर भटक रहा है। हरीश रावत, निधि झा और बाकी 2 के चेहरे पर ऐसे भाव हैं जैसे वे किसी अंतिम संस्कार में गए हों। उनकी शर्त असल में इस बात पर थी कि क्या उसके पास अभी छात्र हैं, ना कि इस पर कि भविष्य में क्या होगा। इस हिसाब से वे हार गए हैं। हालांकि वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वे हार गए हैं और अकेडमी का सबसे घटिया शिक्षक उन्हें थप्पड़ मारेगा। शर्त? साले, अगर हम मना कर दें तो क्या होगा? थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद हरीश रावत ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हैं और उनके मोटे चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आता है। दरअसल अगर हम अपनी बात से भी मुकर जाएं तो तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम हमें पीटना चाहते हो? सच तो यह है कि क्या तुम में इसकी क्षमता है? अकादमी का सबसे घटिया शिक्षक जिसकी साधना सबसे घटिया है, हमारे सामने इतना घमंडी होना? क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम तुम्हें इतना पीटे कि तुम्हारा सिर सुअर के सिर जैसा फूल जाए तो भी कोई हमें रोकने नहीं आएगा? शांत रहना बंद करो। शायद तुम अकादमी में कुछ और दिन रुक सको, वरना तुम्हें बाहर निकाले जाने और शर्मिंदा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। निधि झा और बाकी लोग हरीश रावत के इरादे और व्यंग्य को तुरंत समझ गए। रोहित सिंह का शिक्षक योग्यता परीक्षा में न सिर्फ सबसे बुरा प्रदर्शन रहा, बल्कि सभी शिक्षकों में उनकी साधना भी घटिया है। अगर वो सबसे बुरे नहीं भी हैं, तो भी बहुत बुरे नहीं हैं। यही वजह है कि उनके पास अपने छात्रों के प्रशिक्षण में आने वाली समस्याओं को समझने की नज़र नहीं है। स्वाभाविक रूप से हरीश रावत और बाकी लोग थप्पड़ खाने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि दूसरे पक्ष में समझौते को लागू करने की ताकत नहीं है, इसलिए वो अंत तक अपनी बात पर अड़े रहना चाहते हैं। ओह, यानी तुम सब शर्त के नियमों का पालन नहीं करना चाहते? रोहित सिंह नाराज नहीं होते हैं, बल्कि वो उन पर मुस्कुराते हैं। ठीक है, सली, तुम खुद को क्या समझते हो? मुझे थप्पड़ मारने के बारे में सोच भी रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें अभी थप्पड़ मारकर मार डालूंगा? ये देखकर कि ये आदमी पीछे नहीं हटता और इतनी शालीनता से पेश आता रहता है, निधि झा भड़क जाती हैं और तुरंत उसे एक थप्पड़ जड़ देती हैं। थप्पड़ पहुंचने से पहले ही हवा के दबाव से सांस फूलने लगती है। हालांकि ये निधि झा सिर्फ लॉजिस्टिक्स ब्रांच का शिक्षक है, लेकिन उसकी साधना कम नहीं है। वो पहले ही फाइटर 4 डैन एडवांस्ड के स्तर तक पहुंच चुका है। एक योद्धा के लिए 9 डैन होते हैं: 1 शरीर परिष्करण, 2 डैन डैंटियन, 3 डैन जेनकी, 4 डैन पिगू, 5 डैन डिंगली, 6 डैन पिक्स्यू, 7 डैन तोंगस्वान, 8 डैन जंगशी, 9 डैन सिजुन। हर स्तर के साथ एक और नई दुनिया सामने आती है। अब जितना ऊपर चढ़ेंगे, आपके लिए आगे बढ़ना उतना ही कठिन होगा। हर स्तर में 4 स्तर होते हैं: प्राथमिक, मध्यवर्ती, उन्नत और शिखर। रोहित सिंह पूरी अकादमी के सबसे कम उम्र के शिक्षक हैं। इस साल सिर्फ 19 साल के हैं। उनकी साधना सिर्फ 3 डैन जेन की शिखर पर है। निधि झा उनसे एक स्तर ऊपर है।
हर स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा है और लगभग असंभव है। जब सभी सोच रहे थे कि निधि झा रोहित सिंह के चेहरे पर वार जरूर करेंगे जिससे उनका सिर चकरा जाएगा, अचानक एक तीखी आवाज गूंजी। निधि झा के चेहरे पर एक लाल निशान देखते ही सबने तुरंत खून की धारा फूट पड़ी और उनके दांत का एक बड़ा गुच्छा जमीन पर गिर पड़ा। कैसे? ये कैसे हो सकता है? सभी अपनी जगह पर अचंभित और पागल होने की कगार पर खड़े थे। फाइटर फोर्ड एंड पिगुलोक में व्यक्ति की मांसपेशियों, हड्डियों और यहाँ तक कि त्वचा को भी कठोर बनाया जाएगा, जिससे उसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। इसमें और जैनकी लोक में जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी जैनकी लोक का ये बदमाश एक पिगुलोक के विशेषज्ञ को सिर्फ एक थप्पड़ से खून की उल्टी करवा सकता है। सभी को यह नज़ारा अविश्वसनीय लगा। और क्या ये शिक्षक योग्यता परीक्षा के दौरान आखिरी स्पारिंग में नहीं था? क्यों? अब ये इतना ताकतवर क्यों है? ये महज एक इत्तेफाक होगा, इससे डरो मत, हरीश रावत चीखते हैं। एक शिक्षक भी हरीश रावत की बात से सहमत होते हैं और आगे बढ़ते हैं। निधि झा की तरह वो भी पिगु क्षेत्र के उन्नत चरण में पहुंच चुके हैं। उनकी मांसपेशियां धातु की तंद्राओं जैसी हैं और उनकी त्वचा धातु की प्लेट जैसी है, जो अविनाशी होने का आभास देती है। आप जमीन पर गिर जाएंगे। आगे बढ़ते हुए ये शिक्षक अपनी बौहें उठाकर उसे अपनी हथेली से मारने की तैयारी करता है। पाह पाह। हवा के दबाव से विस्फोटक ध्वनि विस्फोट होते हैं। दूसरे पक्ष के निर्मम प्रहारों का सामना करते हुए रोहित सिंह शांत रहते हैं। अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को मिलाकर वो तिरछे कोण पर ऊपर की ओर प्रहार करते हैं। पदा। धातु की प्लेट जैसे शरीर वाले शिक्षक को अपनी बगलों में हल्का दर्द महसूस होता है, फिर उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। क्या? 2 प्रहारों में 2 फाइटर फोर्ड एंड शिक्षक पराजित हो गए। हरीश रावत समेत बाकी 2 शिक्षक जानते हैं कि जिस शिक्षक को वो नीची नज़र से देख रहे थे वो उतना सीधा साधा नहीं है जितना वो समझ रहे थे। चलो मिलकर आक्रमण करते हैं। एक जोरदार दहाड़ के साथ हरीश रावत मुट्ठी उठाकर आगे बढ़ता है। हालांकि उसके आगे बढ़ने से पहले ही रोहित सिंह अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता है। उसका बायां हाथ उसके चेहरे को पकड़ लेता है और दायां हाथ उसे हल्के से दबाता है। पुतुंग। पेट में दर्द होता है और हरीश रावत भी जमीन पर गिर पड़ते हैं। जैसे ही उनका शरीर जमीन से टकराता है, आखिरी शिक्षक जिसके साथ उन्होंने टीम बनाई थी वो भी जमीन पर गिर पड़ते हैं और मिर्गी के दौरे जैसे ऐंठने लगते हैं। तुम हमारे सभी मिंग मनुष्यों के बारे में कैसे जानते हो? ताज़ा खून के साथ हरीश रावत डर से सामने वाले को घूरते हैं। उन्हें आखिरकार समझ आता है कि दूसरे पक्ष की ताकत उनसे बहुत दूर होने के बावजूद नतीजे बिल्कुल उल्टे क्यों रहे हैं। उनके प्रतिद्वंदी को उनके साधना के मिंग मनुष्य उसी क्षण मिल गए जब उन्होंने प्रहार किया, तो वे इसकी आशा कैसे कर सकते हैं और इससे बच कैसे सकते हैं? सभी साधकों की मिंग मनुष्य के प्रति दुर्बलता होती है और जिस क्षण उस पर प्रहार होता है, चाहे प्रहार करने वाला व्यक्ति बच्चा ही क्यों ना हो, उसे मारना संभव है। हालांकि मिंग मनुष्य मनुष्य का मूल है, इसलिए साधक उसकी सावधानी से रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि उनके निकटतम रिश्तेदार भी नहीं जानते कि उनके मिंग मनुष्य कहाँ हैं। रोहित सिंह के पास मजबूत साधना नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें पता है कि उनके मिंग मनुष्य कहाँ हैं और वो सीधे उनके प्राणों पर ही प्रहार करते हैं। वे ऐसे किसी का विरोध कैसे कर सकते थे? उनके आश्चर्य भरे शब्द सुनकर रोहित सिंह बिना कुछ बताए मुस्कुरा देते हैं। निस्संदेह ये दिव्य पथ पुस्तकालय के माध्यम से होता है। दिव्य पथ पुस्तकालय उन्हें किसी की साधना तकनीकों की कमियों को देखने की अनुमति नहीं देता, बल्कि वे साधक और मिंग मनुष्य की व्यक्तिगत समस्याओं को भी देख सकते हैं। ये सभी बातें इस पर विस्तार से लिखी हैं। चूंकि तुम सबने शर्त स्वीकार कर ली है, इसलिए तुम्हें शर्त हारने के परिणामों के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए था। अगर तुम सब आज्ञाकारी होकर मुझे थप्पड़ मारने दिया होता तो हमें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। रोहित सिंह हंसते हैं। रोहित सिंह, तुम्हें इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुमने हमारे मिंगमैन का पता लगाने के लिए कौन कौन से घिनौने तरीके अपनाए ताकि मुझे चोट पहुंचा सको, लेकिन सबसे कम अनुभवी शिक्षक होने के नाते तुमने दूसरे शिक्षकों पर सार्वजनिक रूप से हमला किया। सिर्फ इसी बात से मैं अकेडमी को तुम्हारी शिक्षक योग्यता रद्द करने के लिए एक शिकायत पत्र भेज सकता हूँ। हरीश रावत चीखते हैं। अकेडमी में शिक्षकों के बीच स्पष्ट स्तर हैं। निचले स्तर के शिक्षकों का उच्च स्तर के शिक्षकों के खिलाफ कोई कदम उठाना अनैतिक है। रोहित सिंह युवा हैं और उन्होंने शिक्षक योग्यता परीक्षा में भी 0 अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए उन्हें अकेडमी के सबसे कम योग्य शिक्षकों में से एक माना जाता है। अगर अकेडमी को इस घटना की जानकारी हो जाती तो उनके द्वारा अपने से ज्यादा योग्य 4 लोगों को घायल करना निश्चित रूप से हंगामा खड़ा कर देता।
उनका शिक्षक योग्यता लाइसेंस रद्द होना तो छोटी बात है, हो सकता है उन्हें सीधे ही नौकरी से निकाल दिया जाए। क्यों? चूंकि तुम मुझे मार्शल आर्ट से नहीं हरा सकते, तो तुम मुझे दबाने के लिए नियमों का सहारा लेना चाहते हो। ऐसी धमकियों के बावजूद रोहित सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, निधि झा भी यही सोच रही हैं। उनकी आंखों में उत्तेजना और क्रूरता झलक रही है। अगर तुम अभी आज्ञाकारी होकर हमारे सामने घुटने टेक दोगे और हमें तुम्हें पीटने दोगे, तो शायद जब हमारा मुंह ठीक हो जाएगा तो हम इस घटना की रिपोर्ट नहीं करेंगे, वरना नौकरी से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। अपने पद से बर्खास्त होने के बाद एक शिक्षक के रूप में आपकी सुरक्षा के बिना कोई कुछ नहीं कहेगा, भले ही आप मारे जाएं। एक शिक्षक चीखता है। कल की साम्राज्य में एक अकेडमी के शिक्षकों का सामाजिक स्तर ऊंचा होता है। जैसे ही उनकी नौकरी जाती है, उनकी सामाजिक स्थिति भी उसी अनुपात में गिर जाती है। अगर ऐसा होता है तो उनमें से कुछ शिक्षक सचमुच उसे मारने की हिम्मत कर पाते। चूंकि आप सभी नियमों का पालन करते हुए इससे निपटना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं भी नियमों का पालन करते हुए इससे निपटूंगा। शांत दृष्टि से वो हरीश रावत के पास कुछ कदम चलकर कहता है। हरीश रावत शिक्षक, आपने अपनी उपपत्नी को खुश करने के लिए एल्डर चैन मिंग के खजाने का गुप्त रूप से इस्तेमाल किया। 3 महीने पहले आपने उसके लिए घर खरीदने के लिए स्कूल के कोर्स से गबन किया। 1 महीने पहले जब आपने एल्डर राकेश क्वान का सबसे प्रिय चीनी मिट्टी का बर्तन तोड़ा, तो आपने इसका दोष एक छात्र पर मढ़ दिया, जिससे उसे निष्कासित कर दिया गया। क्या मुझे स्कूल के नेताओं के सामने ये सब बातें दोहरानी चाहिए? तुम 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 हरीश रावत की आंखें सिकुड़ जाती हैं और उनका भरा पूरा शरीर बेकाबू होकर ऐंठ जाता है। एक अकल्पनीय भय उनके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो और पागल होने के कगार पर हो। उन्होंने ये सब बिना कोई निशान छोड़े किया, इसलिए किसी को पता नहीं चला। यहाँ तक कि उनके सहकर्मी निधि झा और बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। तो इस बंदे को कैसे पता, और वो भी इतनी सारी जानकारियों के साथ? निधि झा टीचर, क्या वो छात्रा जिसकी 3 साल पहले आपने इज्जत लूटी थी और जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली थी, आपको ढूंढने के लिए किसी बदले की भावना से लौटी है? कुछ दिन पहले आपकी पीठ पर एक मुहासा निकला है। शायद ये वही हो जो आपसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो। हरीश रावत के डरे हुए चेहरे को नजरअंदाज करते हुए रोहित सिंह निधि झा की तरफ मुड़ते हैं। आह! ये शब्द सुनकर निधि झा डर के मारे जल्दी से पीछे हट जाता है और उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है। 3 साल पहले वो एक खूबसूरत छात्रा पर मोहित हो गया था और उसने उसे अपमानित किया, जिससे शर्मिंदगी के मारे उसने आत्महत्या कर ली थी। ये घटना बहुत गुप्त थी और उसके अलावा किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। अपने ज़मीर के खिलाफ काम करने के कारण 3 सालों तक वो अक्सर सपने देखता रहा कि दूसरी पार्टी एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में उसके जीवन का फल भोगने आ रही है। इसके अलावा आधे महीने पहले उसकी पीठ पर इंसानी हथेली के आकार का एक बड़ा सा मुहासा उगाया था, जिससे वो बुरी तरह डर गया था। रोहित सिंह द्वारा इस घटना का विस्तृत विवरण सुनने के बाद उसका पूरा शरीर अत्यधिक भय से कांप उठा। पुटुंग! उसके घुटनों की ताकत खत्म हो गई और वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कमरे में अचानक एक तीखी गंध फैल गई। सोचिए, एक फाइटर 4 डान एडवांस स्टेज एक्सपर्ट इतना डर जाएगा कि वो सबके सामने पेशाब कर देगा। डूचुन टीचर, आपने अपने अच्छे भाई का व्यापार चुरा लिया और उसे जहरीली शराब पिलाकर मार भी दिया। हालांकि उस समय ये घटना में न की जा रही थी, लेकिन अब अफवाहें फैली तो क्या आप टीचर बने रह सकते हैं? बाइलिन टीचर, आपके काम में कोई बड़ी खामी नहीं है। हालांकि प्राचीन वस्तुओं में आपकी रुचि के कारण आपने छात्रों से कई उपहार स्वीकार किए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप जो प्राचीन जेड की अंगूठी पहनते हैं वो उस समय का उपहार होना चाहिए जब किसी छात्र ने आपसे कुछ मांगा था। जहां तक मांगने की बात है और वो छात्र कौन है, क्या मुझे अब आपको विस्तार से बताने की जरूरत है? बाकी दोनों शिक्षकों की ओर देखते हुए रोहित सिंह कहते हैं। आप आप एक शैतान हैं। आप इंसान नहीं हैं। बाकी दोनों शिक्षक भी बुरी तरह डरे हुए थे। इस बार उनकी निगाहें भय से भरी थी। उन्होंने जो भी कुछ किया था, भले ही वो दोष रहित हो, उन्हें पूरा विश्वास था कि किसी बाहरी व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। फिर भी इस आदमी को इसकी इतनी जानकारी कैसे हो सकती है, मानो वो कोई भूत हो। जब उसने अपने कौशल से उन्हें हराया, तो उन्हें केवल शर्मिंदगी महसूस हुई, डर नहीं। हालांकि जब उसने उनके सारे राज इखाड़ किए, तो वे सचमुच डर गए थे, मानो उनके कपड़े फटकर टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वे सबके सामने नंगे खड़े हैं। वे पहले से ही सोच सकते हैं कि जब जानकारी लीक हो जाएगी तो वे शिक्षक बने रह पाएंगे या नहीं, यह तो एक छोटी सी बात है। सबसे बुरी स्थिति में उन्हें शिक्षक न्यायालय भेजा जा सकता है और वहीं मार दिया जा सकता है। हम गलत थे। रोहित सिंह शिक्षक महोदय, एक महान व्यक्ति होने के नाते हम जैसे तुच्छ लोगों से द्वेष न रखें। कृपया हमें छोड़ दें। कांपते हुए वो एक अनिच्छा से दया की भीख मांगते हैं।
तुम लोगों ने जो भी पास्ट में किया था उसके बारे में चिंता करने में मुझे आलस आ रहा है। बस भविष्य में मुझे परेशान करना बंद करो। और अगर तुम सब नहीं बदले और भी घिनौने काम करते रहे तो मुझे ये सुनिश्चित करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि तुम सभी को उनके अपराध के अनुपात में सजा मिले। रोहित सिंह तिरस्कार में हाथ हिलाते हैं। दरअसल अगर ये लोग उसे परेशान न करते तो वो उनसे परेशान नहीं होता। स्वर्ग का मार्ग पुस्तकालय व्यक्ति के सभी दोषों को जानने में सक्षम है। यहाँ तक कि व्यक्तित्व और पिछले कर्म भी इसमें गिने जाते हैं। और ये पूरी पुस्तक का एक छोटा सा अंश है। लेकिन वो दुनिया का रक्षक नहीं है, इसलिए चाहे उन्होंने पास्ट में जो भी किया हो और भविष्य में भी करें, जब तक वो उसके रास्ते में नहीं आते उसे उनसे कोई सरोकार नहीं। वे कभी भी उसके साथ परेशानी मोल नहीं लेना चाहिए था और उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करनी चाहिए थी। चूंकि तुमने मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं इसलिए मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मौत कैसी होती है, ताकि तुम दूसरी बार ऐसा करने के बारे में सोचना भी ना सको। हमारी हिम्मत नहीं है, हम कभी हिम्मत नहीं करेंगे। रोहित सिंह टीचर, ये वही पहचान पत्र हैं जो तुम चाहते थे, जितना चाहो ले लो। ये सुनकर कि वो उनके पिछले कामों का खुलासा नहीं करेगा, हरीश रावत और बाकी लोग राहत की सांस लेते हैं। 1 घंटे बाद रोहित सिंह लॉजिस्टिक्स ब्रांच से बाहर निकलता है और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। अगर वो पहले वाला होता तो आज उसका फायदा उठाया जाता। हालांकि स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय के साथ उनके जीवन ने एक अलग ही दिशा में रुख मोड़ लिया। शायद मेरे लिए पार जाना एक आशीर्वाद है। मैं इसी तरह के रोमांचक जीवन की आशा करता हूँ। रोहित सिंह अपनी मुट्ठी भींचता है और सांस छोड़ता है। अपने पिछले जन्म में वो सिर्फ एक लाइब्रेरियन था और एक सादा और सरल जीवन जी रहा था जो सिर्फ लाइब्रेरी और उसके घर के इर्द गिर्द घूमता था। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो भी वो सिर्फ अपनी तनख्वाह लेता रहेगा और अपनी लक्ष्यहीन जिंदगी जीता रहेगा। हालांकि यहाँ बात अलग है। स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी नामक एक शानदार उपहार पैकेज के साथ शायद वो और आगे बढ़ पाएगा और मजबूत बन पाएगा। वो एक बिल्कुल नया और रोमांचक जीवन जी पाएगा। इस पल रोहित सिंह आखिरकार दुनिया का हिस्सा बन गया है। अब वो अपने वतन और इस दुनिया के बीच की दुविधा को लेकर अपने दिल में संघर्ष नहीं करता। मुझे मत खींचो, मुझे मरने दो, मैं मरना चाहता हूँ। जब वो चुपके से जश्न मना रहा होता है तभी उसे दूर से एक तीखी चीख सुनाई देती है। ये एक उन्मत्त सांड की तरह लगती है जो किसी के भी दिल को पीड़ा से चीर देती है। पीछे मुड़कर वो देखता है कि एक मोटा आदमी चीखता हुआ अकादमी में बनी मानव निर्मित झील की ओर दौड़ेगा और उसमें कूदकर आत्महत्या कर लेगा। मोटे आदमी के पीछे कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वो खुद भी लगातार चीखने के बावजूद आगे नहीं बढ़ता। अचानक वो पलटता है और अपने बगल में बैठे एक छात्र की हथेली पकड़कर अपने ऊपर रख लेता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे छात्र उसे पीछे खींच रहा हो। फिर वो चीखना जारी रखता है, मुझे मत खींचो, मुझे मरने दो, मैं अब और जीना नहीं चाहता। सब अवाक रह जाते हैं। ये बहुत बेशर्मी है। रोहित सिंह अपना सिर हिलाता है। ये मोटा आदमी मरना न चाहते हुए भी आत्महत्या करने से खुद को रोकने वाले किसी व्यक्ति की झूठी छवि बनाने पर अड़ा रहता है। वो सचमुच बेशर्म है। ये जानते हुए कि यह आदमी मर नहीं सकता, वो अब उससे परेशान नहीं हो सकता। इसके बजाय वो अपनी कक्षा की ओर चल पड़ता है। इससे पहले कि वो कुछ दूर चल पाता, जमीन कांपते हुए चीखती हुई आवाज़ उसके पास आती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद मोटी भुजाओं का एक जोड़ा उसके पैर से लिपट जाता है। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। वे सभी मेरे आकार के कारण मेरा तिरस्कार करते हैं और मुझे अस्वीकार करते हैं। मोटा आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। छोड़ दो। रोहित सिंह अवाक रह जाता है। क्या ये आदमी बहुत सनकी नहीं है? ये देखकर कि वो एक शिक्षक है, वो दौड़कर उसके पास गया और उसे अपना शिष्य स्वीकार करने की विनती की। रोहित सिंह ने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। गुरुजी, मैं तभी जाऊंगा जब आप मुझे स्वीकार करेंगे। मोटे आदमी के कई नलों से आंसू और नाक से पानी बह रहा था। उसकी आवाज़ इतनी दुखित थी कि बगल से देख रहे लोग भी उससे सहानुभूति जताने लगे। आज मैं 10 से ज़्यादा शिक्षकों के पास जा चुका हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। यहाँ बैठे ये शिक्षक मेरी दयनीय हालत देखकर कृपया मुझे स्वीकार कर लें। छात्रों की परीक्षाएं भी एक शिक्षक के मूल्यांकन को प्रभावित करती हैं। उसके जैसे मोटे व्यक्ति को अपनी लड़ाइयों और अपनी चपलता में परेशानी होती है। ज़्यादातर नामी शिक्षक उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्वीकार करूं, तो तुम्हें कम से कम अपनी योग्यताएं तो दिखानी होंगी। मेरे पैर से लिपटकर तुम्हें क्या हासिल होगा? रोहित सिंह कहते हैं। उनके पास स्वर्ग पथ की पुस्तकालय है, इसलिए उन्हें शिष्यों की भर्ती में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये व्यक्ति औसत दर्जे का निकला तो रोहित सिंह उसे अपना शिष्य नहीं मानेंगे। गुरुजी, आपको मुझे अपना शिष्य स्वीकार करना होगा, मैं काफ़ी योग्य हूँ। मोटा आदमी हिचकिचाते हुए ऊपर देखता है और फिर धीरे धीरे अपनी बाहें ढीली कर लेता है। हमें ये देखना होगा कि तुम योग्य हो कि नहीं। इतना कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। ये देखकर कि वो अभी भी अपनी गिरफ्त ढीली करने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, रोहित सिंह उसे तिरस्कारपूर्वक दूर धकेल देते हैं। ये क्या है? एक छात्रा का उसके पैर से लिपटना एक बात होगी। हालांकि वो न केवल मनुष्य है बल्कि मोटा भी है। ये सोचकर ही वो कांप उठता है। ठीक है, मेरी क्षमताएं देखो।
मोटा आदमी अपमानित महसूस नहीं करता। वो खड़ा होता है और आसपास का जायजा लेता है। फिर वो थोड़ी दूर से कुछ कंक्रीट के ब्लॉक उठाता है। फिर एक ब्लॉक को अपने हाथों से उठाकर वो अपना सिर उसमें दे मारता है। पैंग! कंक्रीट का ब्लॉक टूट जाता है। इसके बाद वो कुछ और कंक्रीट के ब्लॉक उठाता है और अपनी कोहनी और पैर से उन्हें तोड़ देता है। बिना किसी अपवाद के वे सभी टूट जाते हैं। ये आदमी भले ही मोटा दिखता हो, लेकिन वो हेंगलियन मार्शल आर्ट में निपुण है। अपने हेंगलियन को नज़रअंदाज करते हुए रोहित सिंह उस किताब को देख रहा है जो उसके दिमाग में स्वतः ही संकलित हो रही है। हेंगलियन के माध्यम से प्रशिक्षित कौशल को भी एक प्रकार का मार्शल आर्ट माना जा सकता है। जैसे ही मोटा आदमी अपना कौशल दिखाता है, पुस्तकालय उसकी जानकारी संकलित करने लगता है। दिलेर खान दिहुआंग शहर में घुमक्कड़ साधक, योद्धा 1, शरीर शोधन क्षेत्र मध्यवर्ती, दोष 18 पहलू। नंबर 1, उसके शरीर में प्राचीन सम्राट वंश अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है। नंबर 2, उसकी नींव बहुत कमजोर है जिस मार्शल आर्ट का वो प्रशिक्षण लेता है। सम्राट वंश पुस्तक में दर्ज अभिलेखों को देखकर रोहित सिंह दंग रह जाता है। शरीर के पिछले स्वामी की स्मृतियों के साथ विलीन होने के बाद वो जानता है कि इस दुनिया में वंश और जन्मजात शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक किसी के पास इन दोनों में से कोई एक और उसका उपयोग करने की उपयुक्त विधि मौजूद है, तब तक उसकी साधना भविष्य में तेजी से बढ़ेगी, जिससे उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि होगी। जन्मजात शरीर कई प्रकार के होते हैं, जैसे शुद्ध यिन शरीर, शुद्ध यांग शरीर, निष्कलंक शरीर, स्वर्ण शरीर। वंशावली के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे प्राचीन वंश, नवीन वंश, वंशानुक्रम और उत्परिवर्तन। एक बार मिल जाने पर उनमें से प्रत्येक एक लक्ष्य बन जाएगा और अनगिनत शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। मोटे आदमी के पास जो सम्राट वंश है वो प्राचीन वंशों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जब ऐसे वंश वाले लोग अपनी साधना के चरम पर पहुंच जाते हैं तो उनका शरीर अभेद्य हो जाता है। दुनिया की कोई भी वस्तु उनकी सुरक्षा को भेद नहीं पाती। ये रक्षा आधारित वंशों में से सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक है। ये साधारण मोटा और बेशर्म आदमी वास्तव में प्राचीन वंश का मालिक कैसे हो सकता है? उसका प्राचीन वंश अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है। देखने से लगता है इस आदमी को इसकी जानकारी भी नहीं है। रोहित सिंह की आंखों में एक चमक आ जाती है। सभी प्रकार के वंशों में प्राचीन वंश काफी शक्तिशाली होते हैं। 1 दर्जन गुरुओं के पास जाने के बाद भी इस आदमी को स्वीकार न किए जाने का मतलब ये नहीं है कि वे इस वंश को पहचान नहीं पा रहे हैं, बल्कि उसका वंश अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है, जिससे वो किसी भी अन्य सामान्य व्यक्ति जैसा ही है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि दूसरे लोग उसके वंश को कैसे नहीं पहचान पा रहे हैं। शायद उसे खुद भी इसके बारे में पता नहीं है। हालांकि उसे पता ना हो, फिर भी इस पहलू में उसकी क्षमता जरूर है। उसकी रक्षात्मक क्षमता ही बाकियों से कहीं ज्यादा मजबूत है और यही वजह है कि उसने इस तरह के पंचबैग मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण लेना चुना। मुझे इस बंदे को अपने संरक्षण में लेना ही होगा। उसकी आंखें चमक उठी। कई साल के कोर्स के दौरान पूरी एकेडमी में शायद ही एक भी प्राचीन वंश का छात्र ना देखा हो। इतने अच्छे दोस्त के सामने आने पर वो उसे कैसे बच निकलने दे सकता है? बुरा नहीं, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। आओ, मुझे अपना गुरु स्वीकार करो। उसने अपने मन में उमड़ रहे उल्लास को दबाते हुए शांत चेहरे से उसकी ओर एक पहचान चिन्ह फेंका। गुरुजी, क्या आप सचमुच मुझे स्वीकार करेंगे? ये तो बहुत बढ़िया है। लगता है उस मोटे आदमी ने दिन भर में कई मानसिक आघात झेले हैं। ये सुनकर कि एक शिक्षक उसे स्वीकार करने को तैयार है, वो इतना उत्साहित हो जाता है कि बिना कुछ सोचे समझे अपनी उंगली काट लेता है और उस पर खून की एक बूंद निचोड़ लेता है। लगता है शिक्षक का स्तर ही तय करता है कि वो किन छात्रों को स्वीकार करेगा। जब शिक्षक ही घटिया होगा तो छात्र भी घटिया ही होगा। तभी एक ठंडी झिड़की सुनाई देती है। मुड़कर रोहित सिंह एक ठंडे और घमंडी युवक को वहां से आते हुए देखता है। उस युवक के बगल में एक खूबसूरत महिला चल रही है। उसके घने काले रेशमी बाल उसके कंधों तक लहरा रहे हैं। उसकी गोरी त्वचा पर एक मलाईदार बनावट है और उसकी आंखें देखने वालों का मन मोह लेती हैं। योगेश सिन्हा, कोमल कपूर। उन दोनों को देखते ही उसके दिमाग में 2 नाम तुरंत कौन जाते हैं। पूरी एकेडमी में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कोमल कपूर से अनजान होगा। उसकी कोई अनोखी पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से खूबसूरत शिक्षिका के रूप में जानी जाती है। उसके सामने स्कूल की कोई भी लड़की फीकी पड़ जाएगी। अगर वो सिर्फ दिखावे की होती तो इसका कोई मतलब नहीं होता। असल बात यह है कि वो पढ़ाने में भी कुशल है। इस एकेडमी में 1 साल से भी कम समय से होने के बावजूद वो एकेडमी की सबसे प्रसिद्ध शिक्षिकाओं में से एक बन चुकी है। कुलीन, शिष्ट, सुंदर और बुद्धिमान, वो कई शिक्षकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। रोहित सिंह का पिछला रूप भी उसके अनुयायियों में से एक है। हालांकि पिछला रोहित सिंह बहुत ही असफल रहा है। अपनी कमजोर साधना की बात तो छोड़ दें, वो सभी प्रकार की परीक्षाओं में भी सबसे पीछे रहता है। अपने कमजोर आत्मसम्मान के कारण, हालांकि वो उसमें रुचि रखता है, उसने कभी अपनी हृदय की देवी से बात नहीं की। कहने की जरूरत नहीं, उसे प्रणय निवेदन किया।
इस युवक का नाम योगेश सिन्हा है और वो अकेडमी के ज्येष्ठा सिन्हा का पोता है। वो भी उसका पीछा करने वालों में से एक है और उसने अपनी पहचान का इस्तेमाल दूसरे पीछा करने वालों को दबाने के लिए किया है। उसे लगता है किसी सूत्र से खबर मिली है कि रोहित सिंह भी कोमल कपूर में दिलचस्पी रखता है, जिसकी वजह से वो जब भी मिलता है कोमल का अपमान करता है, कभी कभी तो मारपीट भी करता है। हालांकि कोमल कपूर को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। वो शुरू से ही सबके प्रति उदासीन रही है, जैसे उसे किसी और में कोई दिलचस्पी ना हो, जिससे योगेश सिन्हा व्यथित और असहाय हो गया है। तुम किसे कचरा समझकर अपमानित कर रहे हो? योगेश सिन्हा का बेतुका व्यंग सुनकर रोहित सिंह को गुस्सा नहीं आता और वो पलटकर देखने लगता है। कचरा तुम्हारा अपमान करता है। योगेश सिन्हा तिरस्कार से मुस्कुराते हैं। ओह, तो कचरा मेरा अपमान करता है? कितना बदबूदार, कितना बदबूदार। तुम। तभी योगेश सिन्हा प्रतिक्रिया देते हैं। अकेडमी के सबसे घटिया शिक्षक द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर उसका चेहरा लाल हो जाता है। प्राचीन भारत में चेहरे के भाव देखकर भविष्य का अनुमान लगाने जैसी मान्यता थी। स्वाभाविक रूप से कुलीनता के लिए भी एक चेहरा होता है। इन्हीं कुलीन चेहरों में से एक है ये लोंगशी चेहरा, जिसे आमतौर पर सम्राट का चेहरा कहा जाता है। ये आदमी भले ही मोटा दिखता हो, लेकिन वो हैंगलियन मार्शल आर्ट्स में निपुण है। ये शब्द सुनकर बर्फ जैसी ठंडी कोमल कपूर मंद मंद मुस्कुराती है। हालांकि किसी का अपमान करने का ये घुमावदार तरीका धरती पर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ ये एक अनोखी अवधारणा है। अपनी देवी के चेहरे पर भाव देखकर योगेश सिन्हा को लगता है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। एक पल में उनका चेहरा लाल हो जाता है और अगले ही पल पीला। हालांकि देवी के सामने वो मर्यादा बनाए रखने के लिए दृढ़ हैं, इसलिए वो रोहित सिंह पर सीधे आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करते। क्यों? क्या मेरी बातों में कुछ गड़बड़ है? अपना गुस्सा दबाते हुए योगेश सिन्हा ने व्यंग्य किया। पूरी अकेडमी में एक भी ऐसा नहीं है जिसके आपके मानक पता न हो। ये मोटा आदमी पहले मेरी कक्षा में आया था। सुअर जैसा मोटा, बस बचाव करना जानता है और कुछ नहीं। इसकी मुट्ठी में बस 15 किलो की ताकत है। प्रवेश परीक्षा में नीचे से पहला या दूसरा जरूर होगा, तो अगर ये बेकार नहीं है तो क्या है? भले ही वो शारीरिक रूप से रोहित सिंह को सबक नहीं सिखा सकता, लेकिन वो अपनी बातों से उस पर वार करने के लिए दृढ़ है। प्रवेश परीक्षा में नीचे से पहला? रोहित सिंह ने सिर्फ सम्राट वंश पर ध्यान दिया और ऐसी स्थिति से अनजान था। वो मोटे आदमी की तरफ मुड़ता है। कौन कहता है कि मैं नीचे से पहला हूं? मोटा आदमी आत्मविश्वास से जवाब देता है। फिर वो शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाता है। मैं तो बस 9,997 स्थान पर हूं। 9,997वां स्थान? सिर्फ? रोहित सिंह को एक हल्का सा चक्कर आता है और वो लगभग खून की उल्टी कर देता है। बुद्ध अकेडमी हर साल सिर्फ 10,000 छात्रों को ही स्वीकार करती है। हालांकि ये हर साल इतने सारे लोगों की भर्ती करती है, फिर भी कई छात्र कई कारणों से रिपोर्ट नहीं कर पाते। 9,997वां स्थान, ये लगभग आखिरी स्थान पर होने जैसा ही तो है, ठीक है। और इतनी कम रैंकिंग के साथ आप अभी भी इतने आत्मविश्वासी कैसे हो सकते हैं? रोहित सिंह को ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी पूरी तरह से जागा ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी छात्र को स्वीकार कर लें। योगेश सिन्हा एक बार फिर व्यंग्य करते हैं। फिर अपनी आस्तीनें उछालते हुए उनके चेहरे पर एक उच्चाकारी भाव उभर आता है जब वो घोषणा करते हैं, छात्रों को स्वीकार करते समय मेरी एक स्पष्ट आवश्यकता है। मैं 500वें स्थान से नीचे के किसी भी छात्र को स्वीकार नहीं करता। नीचे से पहला शिक्षक और नीचे से पहला छात्र, कितना मेल खाता है। हा हा हा। क्या बात हो गई? उसके मजाक के जवाब में रोहित सिंह बस अपना सिर हिलाते हैं। अब तुम्हारा काम हो गया है तो तुम जा सकते हो। इससे पहले वो स्वर्गपथ के पुस्तकालय से दिलेर खान की अच्छी तरह जांच कर चुका है। वो मोटा आदमी एक घुमक्कड़ साधक है, इसलिए उसके लिए साधना तकनीक और मार्शल आर्ट ना जानना स्वाभाविक है। जब तक वो अपने सम्राट वंश को सक्रिय करने का कोई तरीका खोज लेता है, उसकी साधना निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। अगर किसी और का इतना मजाक उड़ाया जा रहा होता तो वो निश्चित रूप से गुस्से से कांप रहा होता, लेकिन इस बंदे को इस पर जरा भी ऐतराज नहीं होता। योगेश सिन्हा का वार हवा में ही पड़ जाता है, जिससे उसका चेहरा और भी बदसूरत हो जाता है। लगता है सड़ी हुई लकड़ी पर नक्काशी नहीं की जा सकती। एक ठंडी हुनकार के बाद योगेश सिन्हा अपने बगल में खड़ी कोमल कपूर की ओर देखते हैं और कहते हैं, कोमल गुरु चलो, अगर हम इस तरह के कचरे के साथ ज्यादा देर तक रहे तो हम भी इनसे दूषित हो जाएंगे। योगेश सिन्हा का सीधा व्यंग्य सुनकर कोमल कपूर भौहें चढ़ाती हैं और उनके साथ जाने से मना कर देती हैं। इसके बजाय वो पलटकर कहती हैं, रोहित सिंह टीचर। उनकी आवाज़ किसी ओरियोल पक्षी जैसी स्पष्ट और मनमोहक है, जो सुनने वालों में जटिल भावनाएं जगाती है। हाँ, रोहित सिंह को उम्मीद नहीं थी कि अकेडमी के सबसे सुंदर शिक्षक उनसे बातचीत शुरू करेंगे। वो हैरान रह जाते हैं। हालांकि पिछली बार
आपने शिक्षक योग्यता परीक्षा में इतने अच्छे अंक नहीं लाए थे, लेकिन हिम्मत मत हारना। कड़ी मेहनत करो, अंत में तुम्हें फल मिलेगा। कोमल कपूर सिर हिलाती हैं। उनके नज़रिए से रोहित सिंह का अपने सबसे खराब छात्रों में से एक को स्वीकार करने का मतलब है कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है और उन्होंने खुद से उम्मीद छोड़ दी है। अपने इस पूर्व छात्र के प्रति भले ही वो उसे पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन वो उसे अपनी विफलताओं में डूबते हुए नहीं देखना चाहती। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। वो जानता है कि सामने वाला सचमुच उसकी चिंता कर रहा है। रोहित सिंह सिर हिलाते हुए समझाते हैं, ये छात्र भले ही अभी कुछ न हो, पर एक बड़ा रत्न बन सकता है। अगर मैं इसे सही मार्गदर्शन दूं तो इसका चमकना नामुमकिन नहीं। कोमल कपूर आगे कुछ नहीं बोलती और वहां से जाने लगती है। उन्हें लगता है कि रोहित सिंह का स्पष्टीकरण सिर्फ एक बहाना है। दिलेर खान के कद और इस उम्र में बुनियादी ज्ञान की कमी को देखते हुए उनकी भविष्य की उपलब्धियों की एक सीमा जरूर होगी। धिक्कार है। अपने दिल की देवी को अकादमी के सबसे घटिया शिक्षक से बात करते और उसे प्रेरित करते देखकर योगेश सिन्हा का चेहरा बुरी तरह विकृत हो जाता है। कोमल कपूर के पीछे जाने से पहले वो रोहित सिंह को ठंडी निगाहों से घूरते हुए उनके दिल में आग उगलता है। कोमल, बेहतर होगा कि तुम ऐसे लोगों के संपर्क से दूर रहो, इससे तुम्हारा बेदाग स्वभाव खराब हो जाएगा। योगेश शिक्षक, मैं आज थोड़ा थका हुआ हूं और आराम करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। योगेश सिन्हा अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही कोमल कपूर जाने के लिए मुड़ जाती हैं। धिक्कार है। रोहित सिंह, जरा रुको, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। वो देखता है कि उसकी देवी दूर जाती जा रही है और फिर नजरों से ओझल हो जाती है। इस समय वो अपना सारा गुस्सा रोहित सिंह पर उतार चुका है। उसकी राय में अगर वो अशुभ आदमी ना होता तो देवी जरूर उसके साथ भोजन करती। वो मुड़कर कैसे जा सकती थी? चूंकि तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो तुम्हें पता ही होगा कि मेरी कक्षा कहाँ है। दोनों के जाने के बाद रोहित सिंह अपना ध्यान उनसे हटाकर उस मोटे आदमी को पुकारता है। वाह! मोटा आदमी जल्दी से खड़ा होता है और उस पर मुस्कुराता है। गुरुजी, अब जब मैं आपका छात्र हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अकादमी में कौन से गुरु हैं? उसकी बातें सुनकर रोहित सिंह अपना माथा पकड़ लेता है। ये बंदा, सोचिए कि जिस भी शिक्षक पर नजर पड़ती है पहचान लेता है। रोहित सिंह की पहचान भी पहले से स्पष्ट नहीं करता। मैं रोहित सिंह हूं। रोहित सिंह शिक्षक? वही रोहित शिक्षक जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में सबसे नीचे से पहला नंबर पाया था। शून्य तो छोड़ ही दीजिए। इस समय फैटी को आखिरकार एहसास होता है कि उसने किसे अपना शिक्षक मान लिया था। उसके होंठ फड़कने लगते हैं और उसका शरीर मोटापे से कांपने लगता है। अब उसे बस आंसुओं की कमी है। वही मैं हूं। वही रोहित शिक्षक? वही रोहित शिक्षक, मैं एक बुरा शिक्षक हूं ना, तो क्या आप मुझे अपनी कक्षाओं से निकाल नहीं देंगे? रोहित सिंह, क्यों? गुरुजी, मैं यहाँ गंभीरता से बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले वाले दोनों शिक्षकों ने भी यही कहा है। अगर आप मुझे अपने गुरु से नहीं निकालेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। मुझे डर है कि मैं आपको भी अपने साथ नीचे गिरा दूंगा। मुझे नीचे गिराए जाने का डर नहीं है, और अब जब हमने पहचान पत्र के जरिए अपने रिश्ते की पुष्टि कर ली है तो मेरे पास आपके लिए बस एक ही वाक्य है। तुम मेरे शिष्य के रूप में जियोगे और मेरे शिष्य के रूप में ही मरोगे। यहाँ बेकार की बातें करना बंद करो। मैं मोटे का चेहरा बिगड़ जाता है और वह रोने ही वाला है। अपनी कमजोरी के कारण वो एक अच्छे छात्र को मान्यता देना चाहता था ताकि उसका भविष्य असीम हो सके। हालांकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिरी स्थान पाने वाले छात्रों को आखिरी स्थान पाने वाले शिक्षक के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये मेरी कक्षा है, अब अपना बिस्तर ले लो और कल समय पर क्लास में आना याद रखना, रोहित सिंह अधीरता से कहता है। ये कक्षा? कक्षा का आकार देखकर मोटा आदमी फिर से रोने लगता है। यहाँ तक कि जहाँ उसने पहले प्रवेश परीक्षा दी थी वो भी इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। इतने बड़े कक्ष में शायद ज्यादा छात्र नहीं बैठ सकते। गुरुजी, अगर मैं कल नहीं आया तो क्या आप मुझे निकाल देंगे? मोटे आदमी के मन में अभी भी भ्रम है। निकाल देंगे कि मैं नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें उसी झील में फेंक दूंगा जिसमें तुम कछुओं को खाना खिलाने के लिए कूदना चाहते थे। रोहित सिंह गंभीरता से सिर हिलाता है। मैंने कहा था ना, तुम मेरे छात्र के रूप में जियोगे और मेरे छात्र के रूप में ही मरोगे। निश्चिंत रहो, मैं अपने शिक्षक का कर्तव्य निभाऊंगा और तुम्हें अच्छी तरह से दफनाऊंगा। गुरुजी! रोहित सिंह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते कि उन्हें फैटी ने बीच में ही टोक दिया। गंभीर चेहरे और आंखों में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो कहते हैं कि कल हम कितने बजे कक्षा शुरू करेंगे?
मैं कक्षा की सफाई पहले ही करने आ जाऊंगा। ऐसे महान गुरु से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। भविष्य में जो भी मुझे अपना शिष्य बनाना चाहेगा, मैं उसे दृढ़ता से अस्वीकार करूंगा और फटकार लगाऊंगा। रोहित सिंह। शुरू में रोहित सिंह को लगा कि वो खुद बेशर्म है, हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका शिष्य उससे भी ज्यादा बेशर्म होगा। रोहित सिंह के लिए फैटी के साथ सब कुछ ठीक से व्यवस्थित करना और उसे विदा करना आसान नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि सूरज पश्चिम में डूब रहा है और जल्द ही अंधेरा होने वाला है। लगता है मेरे पास सिर्फ 5 छात्र हैं, वो सिर हिलाता है। आज छात्रों की भर्ती का आखिरी दिन है। मौजूदा समय को देखते हुए शायद भर्ती का अंत हो गया है। शुरू में उसने सोचा था कि वो एक भी छात्र की भर्ती नहीं करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो 5 छात्रों को अंदर खींच लाएगा। शिक्षक योग्यता परीक्षा में सबसे खराब अंक पाने वाले शिक्षक के लिए ये कोई बुरा परिणाम नहीं था। कक्षा के दरवाजे बंद करते हुए वो अपनी याददाश्त के आधार पर अपने कमरे की ओर वापस जाता है। अकादमी के शिक्षक होने के नाते उसका अपना एक छात्रावास का कमरा है। हालांकि ये लगभग 1 दर्जन वर्ग मीटर का एक छोटा सा कमरा है। जल्द ही वो छात्रावास पहुंच जाता है। दरवाज़ा खोलकर अंदर का नज़ारा देखकर वो आह भरने से खुद को नहीं रोक सकता। उसके पिछले वाले दिन वाकई बहुत बुरे थे। कमरा कितना छोटा है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, उसमें बहुत नमी है। कुछ बिस्तरों पर फफूंद वगैरह उग रही है। उसे सचमुच पता नहीं कि वो आदमी इस तरह से कैसे जिंदा रहा। पहले इस बारे में भूल जाते हैं। कल से कक्षाएं शुरू होने वाली हैं, इसलिए मुझे पहले अपनी साधना का स्तर देखना होगा और थोड़ा अभ्यास करना होगा। चूंकि अब उसे भूख नहीं लग रही है, रोहित सिंह अपनी यादों में याद किए गए तरीके का पालन करते हुए बिस्तर पर पैर क्रॉस करके बैठ जाता है। एक पारलौकिक व्यक्ति होने के नाते, हालांकि उसे अपने पिछले स्वरूप की स्मृतियां विरासत में मिली हैं और साधना से परिचित है, फिर भी वो और ज़्यादा शक्तिशाली होने के विचार से काफ़ी उत्तेजित है। भर्ती पूरी होने के बाद अब समय आ गया है कि वो अपनी साधना को और मजबूत करे। चाहे कुछ भी हो, इस दुनिया में शक्ति ही सर्वोपरि है। स्वर्गपथ का पुस्तकालय दूसरों की कमियों और कमजोरियों को पहचानने में सक्षम है, जिससे वो समान स्तर के विरोधियों की सुरक्षा को आसानी से भेद सकता है। लेकिन अगर उसका दुश्मन उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, तो भले ही वो उनके हमलों में कमियों को पहचान ले, वो गति के मामले में उनके साथ नहीं रह पाएगा। इससे पहले कि वो अपने प्रतिद्वंदी को घायल कर पाता, वो प्रयोगशाला के चूहे की तरह कई टुकड़ों में बंट जाता। इस प्रकार भले ही स्वर्गपथ का पुस्तकालय दुर्जय हो, ये इसकी अजयता सुनिश्चित नहीं करता। यदि वो अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है तो साधना ही एकमात्र रास्ता है। मेरे पिछले स्वरूप की साधना तकनीक को बुद्ध 9 दान सूत्र कहा जाता है। ये बुद्ध अकादमी के संस्थापक द्वारा निर्मित एक कौशल है। इस कौशल में 9 दान होते हैं और प्रत्येक दान साधक की साधना क्षेत्र के अनुरूप होता है। वो अपने मन में याद किए गए कौशल को याद करता है। एक साधक के लिए 9 दान होते हैं और प्रत्येक स्तर एक नए क्षेत्र को खोलता है। जितना ऊंचा चढ़ता है, साधना उतनी ही कठिन होती जाती है। बुद्ध 9 दान सूत्र बुद्ध अकादमी में सबसे आम साधना तकनीकों में से एक है। इसमें भी 9 दान होते हैं जो साधक के 9 दान के अनुरूप होते हैं। इस समय मैं अकादमी के सभी शिक्षकों में सबसे कमज़ोर हूँ। अकादमी में लगभग सभी शिक्षक योद्धा 4 दान तक पहुँच चुके हैं। केवल वही 3 दान का रह गया है। इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए उसे और अधिक कठिन अभ्यास करना पड़ता है। अपनी स्मृति में सांस छोड़ने की विधि का पालन करते हुए वो अपनी एकाग्रता को केंद्रित करता है। एक पल में अनगिनत चमकीले कण उसके सामने प्रकट होते हैं। जैसे ही वो धीरे धीरे सांस लेता और उन्हें अवशोषित करते हुए सांस छोड़ता है, धीरे धीरे उसकी दंटियन में झंकी समृद्ध होती जाती है। अज्ञात समय तक साधना करने के बाद रोहित सिंह अपनी आंखें खोलते हैं और अपना सिर हिलाते हैं। ये बहुत धीमा है। हालांकि उसे अपने पिछले स्वरूप की स्मृतियां विरासत में मिली हैं, फिर भी उसकी चेतना अभी भी एक पृथ्वीवासी की है। उसे लंबे समय तक स्थिर बैठकर साधना करना मुश्किल लगता है। विशेष रूप से झंकी के एकत्रीकरण की प्रक्रिया को देखकर वो और भी असहाय महसूस करता है। झंकी एकत्रीकरण का अर्थ है हवा में मौजूद आत्मा कणों को खींचकर इकट्ठा करना और उन्हें एक साथ दबाना। लकड़ियों के ढेर की तरह वो मिलकर एक नदी बना लेंगे। ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो बिना चूके हर दिन इसमें लगे रहते हैं और 3 साल के अंदर अपने दंटियन को भरकर उच्च लोकों में प्रवेश कर लेते हैं। ये एक ऐसा कार्य है जिसके लिए समय के साथ संचय की आवश्यकता है। इतने वर्षों तक इतनी नीरसता से साधना करना, आप उसे मार ही डालेंगे। ओह, ये सही है। हालांकि बुद्ध 9 दान सूत्र अकादमी में सबसे लोकप्रिय साधना तकनीक है, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली नहीं है। मैं स्वर्गपथ पुस्तकालय का उपयोग करके इसकी कमियों को ढूंढ सकता हूँ
और उन्हें सुधारने का तरीका ढूंढ सकता हूँ। एक बार जब मैं कमियों को सुधार लूंगा तो क्या मेरा प्रशिक्षण ज्यादा प्रभावी नहीं हो जाएगा? उसके मन में एक विचार आया। साधना तकनीक के भी अलग अलग स्तर होते हैं। बेहतर साधना तकनीक व्यक्ति को तेजी से साधना करने में सक्षम बनाती है, जबकि कमजोर तकनीक व्यक्ति को धीमी गति से साधना करने के लिए प्रेरित करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि बेहतर साधना तकनीक में कम कमियां हों, जिससे दोनों के बीच में अंतर हो? हो सकता है कि दूसरे लोग अपनी साधना तकनीक में सुधार न कर पाएं, लेकिन रोहित सिंह अलग हैं। स्वर्गपथ पुस्तकालय हाथ में होने के कारण वो इसका उपयोग उसमें मौजूद कमियों को ढूंढने और उन्हें सुधारने का उपाय सोचने के लिए कर सकता था। अगर वो एक ऐसी साधना तकनीक बना ले जिसमें स्वर्गपथ पुस्तकालय भी कोई कमी न ढूंढ पाए, तो क्या उसकी साधना की गति में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो जाएगी? इस बिंदु पर रोहित सिंह खड़े होते हैं। बुद्ध 9 दान सूत्र को अपनी हथेली पर रखते हैं और उसे उलट पलट कर देखने लगते हैं। जैसा कि उन्होंने सोचा था, उनके मन का पुस्तकालय हिर जाता है और ठीक उसी नाम की एक पुस्तक उसमें प्रकट हो जाती है। किताब को धीरे से खोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसमें बुद्ध 9 दान सूत्र में अनगिनत खामियां हैं, जिनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा है। यही वो कौशल है जिसका मैं अभी कुछ देर पहले अभ्यास कर रहा था। रोहित सिंह चौंक गए। बस एक साधारण 3 दान और उसमें अनगिनत खामियां, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? ये तो कीड़ों से भरी सब्जी खाने जैसा है। रोहित सिंह को लगता है कि ये अविश्वसनीय है कि उस कौशल में प्रशिक्षण के बाद भी उनकी साधना लुप्त नहीं हुई है। बाकी साधना तकनीकों का क्या? एक शिक्षक होने के नाते उनके कमरे में काफ़ी किताबें हैं। सुप्रीम 4 इंस्क्रिप्शंस, हेवन मेरिडियन तकनीक, लोटस एक्यूपॉइंट ब्रेक थ्रू माइट जैसे ही वो लापरवाही से उनमें से हर एक को उठाकर पलटते हैं, पुस्तकालय अपने आप ही उस पर एक संबंधित पुस्तक संकलित कर देता है जिसमें उस कौशल में सभी प्रकार की खामियां दर्ज होती हैं। इन कौशलों के लिए दर्ज की गई खामियां 3000 से भी ज्यादा हैं। ये बुद्ध 9 दान सूत्र से भी ज्यादा डरावना है। क्या मैं इन सबको ठीक करने का तरीका ढूंढते ढूंढते थक कर मर नहीं जाऊंगा? इसे देखकर रोहित सिंह को लगता है कि वो हताशा से पागल हो जाएगा। जब किसी गुप्त नियमावली में 1000 से ज्यादा खामियां हों, तो सही रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है। ये ऐसा है जैसे आपके सामने हजारों अलग अलग रास्ते हों और हर एक में अनगिनत विविधताएं हों। भले ही स्वर्गपथ पुस्तकालय ये पता लगाने में सक्षम हो कि कौन सा रास्ता सही है या नहीं, सबसे सटीक रास्ता ढूंढने में वो जरूर थक जाएगा। अभी मेरी साधना योद्धा 3 दान झेन की शिखर पर है, बस सफलता से बस थोड़ा ही दूर है। अभी मुझे बस इस पहलू से संबंधित गुप्त नियमावली में खामी ढूंढनी है और उसे ठीक करना है। बुद्ध 9 दान सूत्र में अनगिनत गलतियां देखकर वो जानता है कि इतने कम समय में उन्हें ठीक करना उसके लिए असंभव है, इसलिए वो नियमावली के आखिरी पन्ने पर पलटता है। लड़ाकू 3 दान में प्रशिक्षण लेना कठिन है, लेकिन सफलता प्राप्त करने का अंतिम चरण काफी आसान है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, इस पृष्ठ में केवल 10 खामियां हैं। हवा में आत्मा को पहचानने की विधि में त्रुटि, आत्मा कणों के प्रवाह को मैनिपुलेट करने में त्रुटि, एकत्रित आत्मा को यांग वे मेरिडियन से प्रवाहित करने में त्रुटि। यहाँ लिखी गई 10 खामियों का स्पष्ट विवरण दिया गया है। स्वर्गपथ का पुस्तकालय केवल खामियों को दर्ज करता है, उन्हें दूर करने के तरीकों की सूची नहीं देता। सही रास्ता ढूंढना आसान नहीं है जिस पर चलना चाहिए। सही। ऐसा लगता है कि अन्य पुस्तकों में लड़ाकू 3 दान सफलता विधि के भागों में इससे अलग खामियां हैं। जब उसे अन्य गुप्त नियमावलियों में लिखी बातें याद आती हैं, तो उसके मन में एक विचार कौंधता है। इस प्रकार वो झेन की क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बारे में उस भाग को देखने के लिए अन्य पुस्तकों को पलटता है। ये वास्तव में वैसा ही है जैसा उसे याद है। हालांकि उनमें भी गलतियां हैं, लेकिन उनकी गलतियां अलग अलग पहलुओं में हैं। अगर इसे त्रुटि नहीं कहा गया है तो ये सही होना चाहिए। रोहित सिंह की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत कलम और कागज उठाता है और उनमें से प्रत्येक का सही भाग लिख लेता है। जल्द ही उसके सामने एक नई साधना पद्धति प्रकट हो जाती है। देखते हैं कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। एक मंद मुस्कान के साथ वो अपनी लिखी हुई किताब उठाता है और स्वर्गपथ पुस्तकालय एक बार फिर से हिल जाता है। एक और वैसी ही किताब प्रकट होती है, बस इस बार उसमें केवल एक त्रुटि है। कुछ देर और खोजबीन करने के बाद वो इस अंतिम त्रुटि को सुधारता है और स्वर्गपथ पुस्तकालय का उपयोग करके एक बार फिर से जांच करता है। वास्तव में सभी त्रुटियां भर गई हैं और ये अपने सही रूप में हैं। फाइटर 3 दान क्षेत्र में सेंध लगाने का ये सबसे सटीक तरीका है। मुझे इसे आजमाना चाहिए। अपनी लिखी हुई सामग्री को देखते हुए रोहित सिंह उत्साह से अपना सिर हिलाते हैं। वो जल्द ही अपनी स्थिति में आ जाते हैं और खेती करना शुरू कर देते हैं। मेरे शरीर को आराम दो और मेरे रोम छिद्रों को खुलने दो, मानो मैं आत्मा की हवा के टब में डूब रहा हूँ। मेरा हर एक रोम छिद्र एक संपूर्ण जीवन रूप है। इस विधि से साधना करते हुए, हालांकि शुरुआत में उसे इसकी आदत नहीं थी,
उसे अपने आसपास की आत्मा को अपने अंदर उमड़ते हुए महसूस करने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक रोम छिद्र द्वारा अवशोषित आत्मा ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन जब शरीर के सभी रोम छिद्र एक साथ एक ही प्रक्रिया से गुजर रहे हों तो अवशोषण की गति देखने लायक होती है। हवा में मौजूद आत्मा एक बहती नदी की तरह इकट्ठा होती है, उसके शरीर में एक विशाल बाढ़ का रूप ले लेती है और उसके दांतियान की ओर दौड़ती है। धमाका, उसकी आत्मा सागर से एक विस्फोट गूंजता है। शुरुआत में वे अपनी अड़चन को तोड़ने से बस एक कदम दूर था। इस समय ज़ेंकी उसके दांतियान से बहकर उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को समृद्ध कर रही है और एक ताजगी भरी अनुभूति पैदा कर रही है। फिगर 4, दान पिग्गू क्षेत्र। ये है बहुत तेज। रोहित सिंह की आंखें चौड़ी हो गई। बुद्ध नौदान सूत्र में दर्ज जानकारी के अनुसार उसे सफलता पाने के लिए कम से कम 3 से 5 महीने लगेंगे और इसके लिए उसे थोड़ी किस्मत की भी जरूरत होगी। कौशल में थोड़ा बदलाव करके उसकी खामियों को ठीक करने के बाद तुलनात्मक रूप से उसे कितना समय लगा? 10 मिनट, 5 मिनट? शायद उसे सफलता पाने में 3 मिनट भी नहीं लगे। इसके अलावा केवल फाइटर 3 दान शिखर के लिए सफलता विधि को ठीक करने के बावजूद उसने जो ज़ेंकी अवशोषित की उसकी शुद्धता अतुलनीय रूप से शुद्ध है और उसमें पहले की तुलना में कहीं ज्यादा शक्ति है। अगर उसने पहले जिस ज़ेंकी की साधना की थी वह ढीली मिट्टी थी, तो ये लहर बिना किसी अशुद्धि के एक साफ झरने का पानी है। ज़ेंकी के भी अलग अलग स्तर होते हैं, श्रेष्ठ, मध्यम और निम्न। गुणवत्ता जितनी ज्यादा होगी वह उतनी ही साफ होगी और भविष्य में उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ना संभव होगा। अतीत में वह जिस ज़ेंकी की साधना कर रहा है वह धुंधली है और संभवतः निम्न गुणवत्ता की है। वह जिसकी साधना कर रहा है वह इतनी स्पष्ट है कि आप उसे देख सकते हैं। संभवतः ये उच्च गुणवत्ता की ज़ेंकी है। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि यदि कोई उच्चतर ज़ेंकी की साधना करना चाहता है तो उसे किसी देवता या संत की साधना तकनीक की आवश्यकता होगी? साधना तकनीक के भी अलग अलग स्तर होते हैं, अर्थात देवता, संत, आत्मा, प्रेत और मरियल। प्रत्येक स्तर में उन्हें निम्नतर, मध्यम, उच्चतर और शिखर में वर्गीकृत किया गया है। साधकों के बीच फैली अफवाहों के मुताबिक उच्चतर ज़ेंकी की साधना के लिए कम से कम एक संत साधना तकनीक की आवश्यकता होगी। बुद्ध नौदान सूत्र सबसे निम्नतर मरियल साधना तकनीक है, तो ये इतनी उच्च गुणवत्ता की ज़ेंकी की साधना कैसे कर सकती है? यह स्वर्गपथ का पुस्तकालय है। रोहित सिंह अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वह अभी भी बुद्ध नौदान सूत्र की साधना कर रहा है, लेकिन क्योंकि वह उसमें दर्ज गलतियों से बचने में कामयाब रहा और ऊपर की ओर सही मार्ग पर चला, इसलिए वह श्रेष्ठ ज़ेंकी इकट्ठा करने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि स्वर्गपथ पुस्तकालय में जो दर्ज है वह समीक है। बुद्ध नौदान सूत्र वास्तव में पूर्णता से बहुत दूर है। यदि ऐसा है तो क्या स्वर्गपथ पुस्तकालय की सहायता से मेरे लिए संत या ईश्वर साधना तकनीक की कोई पुस्तक बनाना संभव हो सकता है? रोहित सिंह की आंखें चमक उठती हैं। कहने की जरूरत नहीं, बुद्ध अकेडमी, यहाँ तक कि उन शीर्ष संप्रदायों के पास भी ईश्वर या संत साधना तकनीक नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर उनके पास है भी तो वह संप्रदाय के भीतर ही छिपा है और सामान्य लोग उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वह ऐसा कौशल विकसित करना चाहता है जिससे उसका प्रशिक्षण अधिक कुशल हो और उसकी साधना की गति में तेजी से वृद्धि हो। मेरे पास कोई 4 दान साधना पद्धति नहीं है, मुझे गुरु संग्रह मंडप में जाकर देखना है। बुद्ध 9 दान सूत्र का अभ्यास करते हुए साधक अपने वर्तमान क्षेत्र को पार करने के बाद ही अगले क्षेत्र के लिए गुप्त नियमावली प्राप्त कर सकता है। इस समय उसके पास केवल 3 दान की साधना पद्धति है, उसे अभी तक 4 दान वाली पद्धति नहीं मिली है। बाहर निकलते हुए सूरज ढले ज्यादा देर नहीं हुई थी और सड़क पर अभी भी कई राहगीर थे। चांदनी की चमकीली रोशनी फुटपाथ की सतह पर प्रतिबिंबित हो रही थी, जिससे वह चांदी की एक परत से रंग गया था। कुछ जोड़े जिन्होंने अभी अभी निषिद्ध फल का स्वाद चखा था, पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर रहे थे। फिर भी आसपास का वातावरण शांत था। रोहित सिंह ने इन सब बातों की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह तेजी से आगे बढ़ता है और जल्द ही उसके सामने एक विशाल मंडप प्रकट होता है। कंपेंडियम मंडप 2 मुख्य क्षेत्रों, शिक्षक और छात्र में विभाजित है। इसके भीतर सभी प्रकार की गुप्त नियमावलियों और साधना तकनीकों का संग्रह है। यह पूरे अकेडमी के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। बुजुर्ग दुबे। प्रवेश द्वार की ओर जाते हुए वह एक बुजुर्ग को प्रणाम करता है जो बड़े द्वार के पास ही बैठे हैं। बुजुर्ग दुबे कंपेंडियम मंडप के संरक्षकों में से एक है। यह ज्ञात नहीं है कि वह किस लोक में पहुंच गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि अपनी शक्ति के मामले में अकेडमी में उनका स्थान सर्वोच्च है। हालांकि चूंकि उन्होंने कई वर्षों से युद्ध नहीं किया है, इसलिए कोई भी उनकी वास्तविक शक्ति का निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगा सकता। तुम यहाँ हो? तुम लड़ाकू फोड़दान तक पहुंच गए हो? बुजुर्ग दुबे देखते हैं और अपनी बिखरी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं। यह तो बस किस्मत है।
रोहित सिंह इस तथ्य को छिपाने की कोशिश नहीं करते हैं कि वे लड़ाकू फोरदान तक पहुंच गए हैं। अच्छा, और मेहनत करो, अकेडमी को अभी भी तुम्हारे जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। हाँ। रोहित सिंह आगे कुछ नहीं बोलते और कमरे में जाने के लिए अपना पैर उठाते हैं। जाते ही एल्डर दुबे सिर हिलाते हैं और दुखी होकर कहते हैं, वह एक अच्छा बच्चा है, बस उसकी प्रतिभा थोड़ी कम है और वह अपनी साधना में थोड़ा धीमा है। दूसरे साधकों को फाइटर 3 दान पार करने में लगभग 2 साल लगते हैं, जबकि रोहित सिंह को ऐसा करने में पूरे 3 साल लगे। उसकी प्रतिभा वाकई कमज़ोर है। फाइटर 4 दान तक पहुंचने पर अगर वह ठीक से प्रशिक्षण ले तो वह अभी भी एक औसत शिक्षक बन पाएगा। बस मुझे उम्मीद है कि अगली बार शिक्षक योग्यता परीक्षा में उसके अंक बहुत खराब नहीं होंगे। कुछ देर बुड़बुड़ाने के बाद एल्डर दुबे आगे कुछ नहीं कहते और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। रोहित सिंह उन कहीं नई शिक्षकों में से ज्यादा विनम्र शिक्षकों में से एक है। वह उसे पसंद तो नहीं करता लेकिन नापसंद भी नहीं करता, बस उसे उसकी प्रतिभा की कमी अफसोसजनक लगती है। एल्डर दुबे की बुड़बुड़ाहट से बेखबर रोहित सिंह संग्रह मंडप में चला जाता है। हालांकि बुद्ध अकेडमी का संग्रह मंडप काफी बड़ा है, उसके पिछले जीवन के कार्यक्षेत्र की तुलना में कहीं भी कम नहीं है। फिर भी उसके मन में यह हेवन पाथ के पुस्तकालय से बहुत छोटा है। दोनों एक ही स्तर पर भी नहीं है। वह तेजी से साधना तकनीक वाले हिस्से की ओर और उसकी चौथी पंक्ति में जाता है। दरअसल बुद्ध 9 दान सूत्र 4 दान साधना तकनीक यही है। उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए वह लापरवाही से उसे पलटता है। उसके दिमाग में एक ऐसी ही गुप्त नियमावली उभरती है। गौर से देखने पर यह लगभग 3 दान वाली नियमावली जैसी ही है। इसमें 1000 से भी ज्यादा खामियां हैं। यहाँ और भी गुप्त नियमावली हैं, मुझे उन्हें भी देखने दो। भेदने के पिछले अनुभव के बाद रोहित सिंह उसमें खामियों पर ध्यान नहीं देते और सामने रखी किताबों की अलमारी की ओर देखते हैं। चौथी पंक्ति की किताबों की अलमारी में विभिन्न प्रकार की साधना तकनीकों की नियमावलियों का अद्भुत भंडार है। ये सभी 4 दान की साधना तकनीकें हैं और इनमें पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़े गए ढेरों नोट्स और व्याख्याएं हैं। एक नज़र डालने पर ही इनकी संख्या लगभग कुछ हजार है। अगर ये किसी और की है तो उसकी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी। आखिरकार इतनी सारी किताबें हैं जिनमें अनगिनत नोट्स हैं। इसके अलावा साधना तकनीकों के कुछ सिद्धांत एक दूसरे से मेल नहीं खाते, इसलिए ये तय करना मुश्किल है कि कौन सा सही है। अगर कोई बिना ज्यादा जानकारी के यूं ही साधना करता रहे तो उसके लिए पागल हो जाना मुमकिन है। हालांकि रोहित सिंह अलग है। स्वर्गपथ पुस्तकालय के स्वामी होने के कारण वे बता सकते हैं कि कौन सी पुस्तक सही है। वे बिना किसी हिचकिचाहट के एक पुस्तक उठाकर उसे पलटते हैं। उनके मन में एक ऐसी ही पुस्तक उभरती है। रोहित सिंह रुकते नहीं और अगली पुस्तक उठा लेते हैं। वे न तो उन्हें पलट रहे हैं और न ही चुन रहे हैं, बल्कि वे स्वर्गपथ पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे एक अधिक सटीक साधना विधि प्राप्त कर सके। हुआ लाला, पन्ने पलटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। कमजोर इच्छा शक्ति, अधीर और अवास्तविक। ये शब्द सुनकर एल्डर दुबे भौहें चढ़ा लेते हैं। क्योंकि रोहित सिंह ने पहले ही बुद्ध 9 दान सूत्र में साधना करने का चुनाव कर लिया है, इसलिए उसे किसी अन्य कौशल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसे समय का सदुपयोग करके 4 दान के सूत्र की नकल करनी चाहिए ताकि वह उसका विश्लेषण कर सके और प्रशिक्षण शुरू कर सके। हालांकि अपनी कमियों की भरपाई करने के लिए दूसरों की खूबियों का इस्तेमाल करना संभव है, लेकिन जितना ज्यादा विविध ज्ञान कोई पढ़ता है वो उतना ही ज्यादा अधीर और जल्दबाज हो जाता है। अंत में अगर उसे कुछ हासिल नहीं होता तो ये छोटी बात है। अगर चीजें बिगड़ जाएं तो उसका पागल हो जाना और अपनी साधना को बर्बाद कर देना बहुत संभव है। 30 साल पहले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो महान प्रतिभाओं से संपन्न था और खुद को दूसरों से कहीं ज्यादा महान समझता था, उसने अपने लिए एक बेहतरीन साधना तकनीक बनाने के लिए विभिन्न साधना तकनीकों को देखने पर जोर दिया। अंततः बहुत सारी नियमावलियां पढ़ने के कारण वो अनिश्चित हो गया कि उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए और उसकी साधना बेकाबू हो गई। एक व्यक्ति के रूप में वो पागल भी हो गया। लालची होने से अपचन हो सकता है, ये पूर्ण सत्य और वास्तविकता है। उसे ज़ेंकी क्षेत्र को पार करने में 3 साल लग गए। ये उसकी प्रतिभा को दर्शाता है। इतनी प्रतिभा के साथ उसे बस आज्ञाकारी होकर बुद्ध 9 दान सूत्र के 4 दान की साधना करनी चाहिए। फिर भी वो दूसरी नियमावलियों को पलटना पसंद करता है। क्या वो बस कुछ रोमांचक ढूंढ रहा है? एक नज़र में ही पता चल जाता है कि वो एक अवास्तविक व्यक्ति है। रोहित सिंह के प्रति उसकी अच्छी धारणा बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। बस भीड़ की क्षणिक प्रशंसा पाने के लिए दिखावा कर रहा है। एक ठंडी हड़बड़ाहट के बाद उसे एहसास होता है कि रोहित सिंह उन्हें ध्यान से देखे बिना बस यूं ही पलट रहा है। बड़े दुबे की भौहें और भी सिकुड़ जाती हैं और उसे उससे थोड़ी घृणा होने लगती है।
अगर कोई उन पुस्तिकाओं का गहराई से अध्ययन करे तो भले ही वे अवास्तविक हों, फिर भी उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हालांकि ये व्यक्ति बस यूं ही उन्हें पलट देता है, और जिस तेजी से वो पलटता है उससे एल्डर दुबे भी ठीक से पढ़ नहीं पाता। अगर ऐसा है तो एक लड़का जो अभी अभी फाइटर 4 डैन तक पहुंचा है, वो क्या देख पाएगा? अब वो सचमुच भीड़ की क्षणिक प्रशंसा पाने के लिए दिखावा कर रहा है। अकेडमी की संस्कृति सचमुच पतित हो रही है, हर पीढ़ी के साथ बदतर होती जा रही है। इन शब्दों के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस अवास्तविक व्यक्ति से अब और परेशान होने से इनकार कर देता है। मैं कर चुका हूँ। उसकी ब्राउजिंग की गति बहुत तेज है। वो 1 या 2 सांसों में ही एक सामान्य पुस्तिका को पलट सकता है। 2 घंटे में उसने सभी साधना पुस्तिकाएं पढ़ लीं और स्वर्गपथ के पुस्तकालय में हजारों समान पुस्तिकाएं आ गई। अब उनका मूल्यांकन करने के लिए वापस लौटने का समय आ गया है। ये जानते हुए कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, वो मुस्कुराता है और बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर की ओर चल देता है। तुम कोई नोट्स कॉपी नहीं करोगे? उसे खाली हाथ जाते देख एल्डर दुबे खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। भले ही वो अवास्तविक हो, उसे कम से कम गुप्त मैनुअल की नकल तो करनी चाहिए, ताकि वो अपने आवाज पे लौटकर उसका विश्लेषण कर सके। खाली हाथ आना और जाना? क्या तुम यहाँ खेलने आए थे? कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही देख रहा था। ये नहीं समझ पा रहा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, रोहित सिंह मुस्कुराता है और चला जाता है। यूं ही देख रहा है? तुच्छ! अकेडमी को इस आदमी को सजा देनी चाहिए। ऐसा तुच्छ व्यक्ति शिक्षक कैसे हो सकता है? एल्डर दुबे गुस्से में हाथ हिलाते हैं। साधना मैनुअल हर साधक का मूल होते हैं और हर साधक को उनका सम्मान करना चाहिए। हालांकि ये आदमी सिर्फ देखने आया था और यूं ही उन्हें पलटकर वापस चला गया। उसका व्यवहार अस्वीकार्य है। लगता है उन्हें अकेडमी के संस्कृति को कलंकित करने वाले इन शिक्षकों से निपटने के लिए प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। अपने आवास पे लौटकर रोहित सिंह कलम और कागज निकालते हैं और बुध 9 दान फॉर्मूला 4 डैन मैनुअल के सही अंशों को कॉपी करने के लिए उसे पलटते हैं। फिर वो एक और किताब निकालते हैं और उसके सही अंशों को भी कॉपी कर लेते हैं। कुछ किताबें पलटने के बाद रोहित सिंह की कनपटियां रगड़ती हैं। हजारों किताबों को इस तरह पलटना वाकई बहुत तकलीफदेह और थका देने वाला होता है। ये उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। जब वो सोच रहे थे कि अपनी गति कैसे बढ़ाएं, तो उनका दिमाग अचानक फिर से हिल गया। स्वर्गपथ के पुस्तकालय में अभी अभी संकलित हजारों किताबें धीरे धीरे एक हो जाती हैं और एक हो जाती हैं। वुंग! कुछ हजार किताबें एक कर्कश ध्वनि के साथ पूरी तरह से एक हो जाती हैं और एक किताब बन जाती है। किताब पर कोई नाम नहीं है। रोहित सिंह लापरवाही से उसे पलटते हैं। ये कुछ हजार गुप्त मैनुअल में दिए गए सही रास्तों का संकलन है। इसे देखते ही रोहित सिंह का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारी दोस्ती अब शुरू हुई है। अगर मजा आया हो तो लाइक दबा दो, वरना बिल्ली चूहे का पीछा करते करते आपके घर पहुंच जाएगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो अगली कहानी का पार्ट 2 सिर्फ सपने में ही देख पाओगे।